सिंधु सभ्यता को समग्र रूप से समझने के लिए इसकी अध्ययन हेतु 5 प्रमुख पक्षों में विभाजित किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं। 1. सामाजिक व्यवस्था। 2. राजनैतिक व्यवस्था। 3. आर्थिक व्यवस्था। 4. धार्मिक व्यवस्था। 5. वैज्ञानिक एवं तकनीकी व्यवस्था। अब हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में समझते हैं। सिंधु सभ्यता के या किसी भी समाज की सामाजिक संरचना और जीवन पद्धति को समझने के लिए इतिहासकार एवं समाजशास्त्री निम्नलिखित 6 प्रमुख पहलुओं में बांटा है। पहला है समाज का वर्गीकरण, दूसरा है महिलाओं की स्थिति, तीसरा है दास प्रथा, चौथा है लिपि एवं भाषा, पांचवा है रीति रिवाज एवं अंत्येष्टि संस्कार, छठवां है मनोरंजन के साधन। अब हम समाज के वर्गीकरण के बारे में समझते हैं कि सिंधु सभ्यता में समाज कितने भागों में बटा था। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार सिंधु सभ्यता का समाज कर्म यानी कार्य के आधार पर विभाजित था। समाज को सामान्यतः 6 वर्गों में बांटा गया था। पहला है पुरोहित वर्ग, दूसरा है योद्धा वर्ग, तीसरा है व्यापारी वर्ग, चौथा है किसान वर्ग, पांचवां है कुम्हार वर्ग, छठवां है श्रमिक वर्ग। अब हम पुरोहित वर्ग के बारे में समझते हैं। ये धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ एवं धार्मिक क्रियाएं करते थे। दूसरा है योद्धा वर्ग, जो नगरों की सुरक्षा एवं युद्ध संबंधी कार्य करते थे। तीसरा है व्यापारी वर्ग, जो आंतरिक व विदेशी व्यापार, विशेषकर मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। चौथा है किसान वर्ग, जो कृषि कार्य एवं अन्न उत्पादन का कार्य करते थे। पांचवा है कुम्हार वर्ग, जो मृद भांड, खिलौने, मूर्तियां एवं घरेलू बर्तन बनाने का कार्य करते थे। छठवां है श्रमिक वर्ग, जो निर्माण कार्य, ईंटें बनाना, सफाई करना आदि कार्य करते थे। विशेष तथ्य: ये वर्गीकरण सामाजिक समानता को दर्शाता है। दूसरा है महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक मानी जाती थी। मातृदेवी की मूर्तियों से संकेत मिलता है कि समाज में मातृपूजा प्रचलित थी। तीसरा है दास प्रथा। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। समान आकार के घर और समान नगर सुविधाएं सामाजिक समानता का संकेत देती हैं। चौथा है लिपि एवं भाषा। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक थी। इसमें अक्षरों के स्थान पर प्रतीक या चिन्ह प्रयोग किए गए। अब तक लगभग 250 से 400 प्रतीक प्राप्त हुए हैं। लिपि सामान्यतः दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए भाषा अज्ञात है। इसे एक मौलिक यानी स्वतंत्र लिपि माना जाता है। विशेष तथ्य: मछली का प्रतीक सबसे अधिक प्रयुक्त हुआ है। धौलावीरा से 10 प्रतीकों वाला एक महत्वपूर्ण पटलेख प्राप्त हुआ है। पांचवा है रीति रिवाज अंत्येष्टि संस्कार। सिंधु सभ्यता में 3 प्रकार की अंत्येष्टि विधियां प्रचलित थीं। पूर्ण दफन यानी पूरे शव को दफनाना, आंशिक दफन यानी पहले दफन बाद में अस्थियां अलग रखना, दाह संस्कार यानी शव को जलाना। छठवां है मनोरंजन के साधन। इसमें पासा खेलना यानी जुआ, नृत्य एवं संगीत, शिकार करना, पशुओं की लड़ाई, कुछ मोहरों से अनुमान, खिलौनों से खेलना, मिट्टी की गाड़ियां, पशु आकृतियां आदि था। अब हम सिंधु सभ्यता के दूसरे व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं, परंतु सभी इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि इस सभ्यता में कोई न कोई केंद्रीय सत्ता अवश्य रही होगी। इस विषय पर इतिहासकारों के अलग-अलग मत हैं। डी कौशाम्बी और पिग्गट के अनुसार इस सभ्यता में पुरोहित वर्ग शासक वर्ग था। रामशरण शर्मा का मानना है कि सिंधु सभ्यता में व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व था। मैके के अनुसार यहां प्रतिनिधित्व आधारित शासन व्यवस्था थी, जबकि हंटर इसे जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मानते हैं। हालांकि इन सभी मतों के बावजूद अधिकांश इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सिंधु सभ्यता में पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व अधिक था। इतिहासकार पिग्गट के अनुसार इस सभ्यता की 2 राजधानियां थीं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 434 किलोमीटर थी। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की तीसरी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य स्तंभ थे: कृषि, व्यापार और पशुपालन। सबसे पहले कृषि के बारे में समझते हैं। कृषि इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था
और इसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता था। सिंधु सभ्यता नदी के किनारे बसी हुई थी, जिससे यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी और कृषि उत्पादन अधिक होता था। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, चावल, कपास, तरबूज, मटर, नील, ज्वार और रागी जैसी फसलें उगाते थे। जौ वो पहला अनाज माना जाता है जिसका उपयोग मानव ने सबसे पहले किया। विश्व में कपास का उत्पादन पहली बार सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा ही किया गया था। ये लोग गन्ने की खेती से परिचित नहीं थे, इसलिए मिठास के लिए मधुमक्खी पालन से प्राप्त शहद का प्रयोग करते थे। नील की खेती के प्रमाण गुजरात के रोजड़ी से मिले हैं, जबकि सिंचाई की उन्नत व्यवस्था और बांधों के साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की दूसरी अर्थव्यवस्था, व्यापार के बारे में। व्यापार सिंधु सभ्यता का द्वितीयक व्यवसाय था। ये व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का था। सिंधु सभ्यता का आंतरिक व्यापार राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान और सिंध से होता था, जबकि बाह्य व्यापार अफगानिस्तान, इराक, ईरान से होता था और जल तथा स्थल मार्गों से किया जाता था। सिंधु सभ्यता से नील, सीसा, कपास, ऊन और मिट्टी के बर्तनों का निर्यात किया जाता था, जबकि टिन अफगानिस्तान और ईरान से, तांबा राजस्थान से, चांदी और सीसा ईरान व अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से और लाजवर्द इराक से आयात किया जाता था। सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के दो प्रमुख केंद्र थे, दिलमुन जो वर्तमान बहरीन है और मकरान जो वर्तमान बलूचिस्तान में स्थित है। अब बात करते हैं पशुपालन की। सिंधु सभ्यता के निवासी ऊंट, भेड़, सूअर, हाथी, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, एक सींग वाला गैंडा, गाय और कूबड़ वाला बैल पालते थे। इस सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु एक सींग वाला गैंडा था, जबकि सबसे पवित्र पशु कूबड़ वाला बैल माना जाता था। सामान्य रूप से ये लोग घोड़े और शेर से परिचित नहीं थे, हालांकि घोड़े के कुछ संदिग्ध अवशेष सुरकोटड़ा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता में व्यापारी घोड़े को व्यापार के उद्देश्य से लेकर आए होंगे। कुत्ता पहला पशु था जिसे मनुष्य ने पालतू बनाया था। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की चौथी व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था की। इस काल की धार्मिक व्यवस्था मुख्य रूप से प्रकृतिवादी और व्यक्तिवादी अवधारणाओं पर आधारित थी। ईश्वर के अस्तित्व से संबंधित संसार में तीन प्रमुख अवधारणाएं मानी जाती हैं। पहली, प्रकृतिवादी अवधारणा, दूसरी, व्यक्तिवादी अवधारणा, तीसरी, अव्यक्तिवादी अवधारणा। अब हम समझते हैं पहली अवधारणा, प्रकृतिवादी अवधारणा के बारे में। इसके अंतर्गत ईश्वर की पूजा प्रकृति के तत्वों के रूप में की जाती थी, जैसे सूर्य, नदियाँ, अग्नि, पीपल का वृक्ष और अन्य वृक्ष। वैदिक काल के लोग मुख्य रूप से इसी अवधारणा का पालन करते थे। अब हम समझते हैं दूसरी अवधारणा, व्यक्तिवादी अवधारणा के बारे में। इसमें ईश्वर को व्यक्ति के रूप में पूजा जाता है, जैसे भगवान राम और श्री कृष्ण। अब हम तीसरी अवधारणा, अव्यक्तिवादी अवधारणा के बारे में समझते हैं। इस अवधारणा में ईश्वर का कोई आकार नहीं माना जाता है। ईश्वर को निराकार, निर्गुण और निर्विशेष माना जाता है, अर्थात ईश्वर हर जगह विद्यमान है। वैदिक काल में इस अवधारणा को मुख्य रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। अव्यक्तिवादी अवधारणा के प्रमुख समर्थक कबीरदास, शंकराचार्य, गुरु नानक तथा महर्षि दयानंद सरस्वती माने जाते हैं। सिंधु सभ्यता में लोग प्रकृति और शक्ति की पूजा करते थे। वे मातृदेवी, पीपल के वृक्ष, कूबड़ वाले बैल, शिवलिंग, पशुपति शिव तथा लिंग योनि की उपासना करते थे। मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति शिव के अंकन वाली एक महत्वपूर्ण मुहर प्राप्त हुई है, जिसे पशुपति शिव की प्राचीनतम आकृति माना जाता है। इतिहासकार जॉन मार्शल के अनुसार पशुपति शिव को आदि शिव कहा गया है। इस मुहर में शिव योगी मुद्रा में निम्न सिंहासन पर विराजमान दिखाई देते हैं। उनके सिर पर त्रिमुख दर्शाए गए हैं। पैरों के पास एक हिरण है। बाईं ओर भैंसा और गैंडा अंकित है, जबकि दाईं ओर बाघ और हाथी दिखाई देते हैं।
ये आकृति मनुष्य और पशु दोनों के प्रतिनिधित्व का प्रतीक मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि इस सभ्यता से किसी भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। हालांकि खुदाई में स्वस्तिक चिन्ह अवश्य प्राप्त हुए हैं।